दोस्तों नमस्कार। क्रिकेट में नंबर 3 की पोजीशन बहुत अहम होती है, खासकर टेस्ट मैच में। क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें सलामी बल्लेबाज का अगर विकेट बहुत जल्दी गिर जाता है, तो एक अलग तरह की रणनीति से उतरना होता है नंबर 3 के बल्लेबाज को। लेकिन अगर ओपनर्स जम जाएं और उसके बाद उनका विकेट उखाड़ना मुश्किल हो जाए और खुदा ना खास्ता कोई विकेट गिरे और जमने के बाद, पारी के जमने के बाद, संवरने के बाद अगर आपको नंबर 3 पर खेलना होता है तो आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होती है। उस वक्त आपको तेज खेलना होता है, आक्रामक खेलना होता है। लेकिन भारत भारत के साथ कुछ ऐसा रहा है कि चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, लंबे समय से जिन्होंने नंबर 3 पर बल्लेबाजी की, चेतेश्वर पुजारा हो, ये बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी अमूमन नहीं करते थे। तो ऐसी स्थिति में अब नंबर 3 की जो आक्रामक खेलने की शैली है, जरूरत पड़ने पर, तो उसकी भरपाई यशस्वी जायसवाल जरूर कर सकते हैं। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि वेस्टइंडीज के खिलाफ जो 12 तारीख से जो मुकाबला शुरू होने वाला है, उसमें यशस्वी जायसवाल नंबर 3 पर आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। अगर वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं तो उनकी खेलने की शैली ही बहुत आक्रामक है। अगर हम पूरा इतिहास उठाकर देखते हैं तो चाहे वो अजीत वाडेकर से देखें तो अजीत वाडेकर भी बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। सौरभ गांगुली को देखें, वो भी बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, वो भी नंबर 3 पर काफी मैचों में उन्होंने जो है बल्लेबाजी की है। विनोद कांबली ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी की है। यशस्वी जायसवाल भी नंबर 3 पर, यानी लेफ्टीज जो है, बाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं, उसमें यशस्वी जायसवाल की हम तुलना उन्हीं से कर सकते हैं जिन्होंने बाएं हाथ से बल्लेबाजी की है। अजीत वाडेकर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, इंग्लैंड में इंग्लैंड को हराने वाली टीम के कप्तान रहे भारतीय टीम के, और वहां अजीत वाडेकर ने 59 पारियां कुल मिलाकर अपने करियर में खेली हैं नंबर 3 की पोजीशन पर। उसके अलावा अगर देखें तो विनोद कांबली ने सिर्फ 16 पारियां खेली हैं और सौरभ गांगुली ने 18 पारियां खेली हैं नंबर 3 की पोजीशन पर। अब यशस्वी जायसवाल का बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन है जहां आप इनका खेलने की शैली आक्रामक है, और अगर इनको जितने मौके मिले हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो वहां पर भी इन्होंने जहां जरूरत पड़ी है वहां ये टिककर भी खेले हैं। और अटैकिंग शैली जो है इनकी, वो विशिष्ट है, जो बाकी पूर्ववर्ती किसी खिलाड़ी में वैसे नंबर 3 के बल्लेबाज में देखने को नहीं मिलती। वैसे अजीत वाडेकर के बाद मुझे ध्यान आता है दिलीप वेंगसरकर का। हालांकि थे वो दाएं हाथ के बल्लेबाज, लेकिन नंबर 3 की पोजीशन के वो पर्याय बन गए थे। उन्होंने जो 3 सेंचुरियां बनाई है ना लॉर्ड्स में, उन 3 सेंचुरियों में से 2 सेंचुरियां उनकी नंबर 3 पर ही थी। वो नंबर 3 के एक स्थापित बल्लेबाज थे भारतीय टीम के, क्योंकि गावस्कर चेतन चौहान ओपनिंग करते थे, नंबर 3 पर वेंगसरकर आते थे, नंबर 4 पर विश्वनाथ आते थे। लेकिन जब विश्वनाथ नहीं खेल पाते थे, इंजरी होती थी उनको, तो ऐसा नहीं था कि नंबर 3 का कोई बल्लेबाज, कोई दिलीप वेंगसरकर जो है वही करें और नंबर 4 पे विश्वनाथ की जगह पे कोई दूसरा खेले। तो दिलीप वेंगसरकर अपनी जगह चेंज कर लेते थे, वो आते थे नंबर 4 पर और नंबर 3 पर मोहिंदर अमरनाथ को खेलना होता था। तो मोहिंदर अमरनाथ एक तरह से टेम्परेरी अरेंजमेंट थे, वैसे उनकी जगह नंबर 5 थी, अजिंक्य रहाणे वाली जगह थी। लेकिन जब विश्वनाथ नहीं खेलते तो मोहिंदर अमरनाथ नंबर 3 पे होते थे, वेंगसरकर नंबर 4 पे होते थे। और मोहिंदर अमरनाथ ने सिडनी टेस्ट में सेंचुरी बनाई, श्रीलंका के खिलाफ नागपुर टेस्ट में उन्होंने सेंचुरी बनाई। तो नंबर 3 पर उन्होंने भी अपनी उपयोगिता साबित की है। उसके अलावा देखें तो सौरभ गांगुली, विनोद कांबली, ये सब नंबर 3 के बहुत ही धांसू बल्लेबाज रहे हैं। और राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा को आप जानते ही हैं। पुजारा जिन्होंने पीछे 100 टेस्ट मैच अपने पूरे किए, वो नंबर 3 के बल्लेबाज थे, स्थापित बल्लेबाज थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि मुंबई टीम से, क्योंकि अब हम यशस्वी जायसवाल की जब बात करेंगे तो भारतीय टीम से तो वो खेले नहीं है कभी, तो उनका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस जो है वही सब कुछ है, वही उसी को हम आधार बनाकर कोई आकलन कर पाएंगे और किसी भी एक निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। अब देखिए ना, 1920-21 में जो रेड बॉल क्रिकेट था वो हुआ ही नहीं, और रेड बॉल क्रिकेट ना होने से डोमेस्टिक क्रिकेट बुरी तरह से प्रभावित हुआ। लेकिन उससे अगले साल, यानी पिछला वर्ष जो था 2022 का, रणजी ट्रॉफी के ग्रुप मैचों में वो नहीं खेले यशस्वी जायसवाल। लेकिन अमोल मजूमदार, मुंबई के जो कोच थे, उन्होंने एक जुआ खेला। जुआ क्या, एक गैम्बल, वो ये था कि सीधा उनको नॉकआउट में उतार दिया यशस्वी जायसवाल को। और क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उन पर, क्वार्टर फाइनल हुआ उत्तराखंड के खिलाफ, दूसरी पारी में उन्होंने सेंचुरी बना दी। तब ये कहा गया भाई उत्तराखंड की टीम में वो दम नहीं है, और उसके खिलाफ सेंचुरी बनाई है, इनके महत्व को कम करके आंका गया इनकी सेंचुरी को। यशस्वी बिल्कुल, जिसे कहते हैं, बिना इस बात की परवाह किए हुए अगले ही मैच में सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश के खिलाफ इन्होंने 2 सेंचुरियां बना दी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश जिसका अटैक बहुत अच्छा माना जाता है, आला दर्जे का अटैक माना जाता है, अगर राष्ट्रीय स्तर की हम गेंदबाजी की बात करें, राष्ट्रीय स्तर की टीमों की जो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी होती है उसमें से उत्तर प्रदेश भी एक है।
उसके खिलाफ 2 सेंचुरियां बनाना इनकी बहुत बड़ी, इनके अंदर छिपे हुए टैलेंट को उजागर करता है। फिर इसी प्रदर्शन के आधार पर इन्हें दिलीप ट्रॉफी टीम में जगह मिली। अब दिलीप ट्रॉफी में फाइनल मुकाबला था साउथ जोन के खिलाफ। वहां इन्होंने दूसरी पारी में 265 रन बना डाले, अकेले अपने दम पर अकेले 265 रन बना डाले सेकंड इनिंग में। फिर ईरानी ट्रॉफी के लिए इनका चयन हुआ। ईरानी ट्रॉफी होती है रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस रणजी ट्रॉफी के चैंपियन, दोनों के बीच में मुकाबला होता है ईरानी ट्रॉफी के अंतर्गत। अब ईरानी ट्रॉफी में इनका मुकाबला, जो मुंबई थी, रेस्ट ऑफ इंडिया टीम थी, उसका मुकाबला था मध्य प्रदेश से। ये रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से खेले थे यशस्वी जायसवाल। वहां इन्होंने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया। पहली पारी में 213 रन बना दिए, अकेले ही एक खिलाड़ी जो है डबल सेंचुरी बना देता है। दूसरी पारी आती है, दूसरी पारी में फिर सेंचुरी बना देते हैं, 144 रन की पारी खेल देते हैं। तो कुल जमा मतलब ये है कि ये खिलाड़ी जब भी कोई बड़े मैच आए हैं डोमेस्टिक लेवल पर, क्रूशल स्टेजेस पर सेंचुरी बनाने में माहिर है। अब असली इम्तिहान इनका अब है, क्योंकि अब विदेशी टीमों से उनका वास्ता पड़ने वाला है। अभी तो वेस्ट इंडीज है उनके सामने, आगे और भी बड़ी टीमें आएंगी। लेकिन हमने देखा है कि मुंबई के जितने भी खिलाड़ी हैं वो आमतौर पर देखा गया है कि गेंद को मेरिट के हिसाब से देखते हैं और कमजोर गेंद का इंतजार करते हैं बड़े शॉट्स खेलने के लिए। लेकिन यशस्वी अपवाद हैं। वो अगर उनको आक्रामक खेलना है तो गेंद कैसी भी आ जाए, फिर ये बिल्कुल सफेद कपड़ों में भी बिल्कुल आईपीएल वाले अंदाज में बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं। ये हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में इनकी पारियों को देखकर ये यही अंदाजा लगता है। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज है, जहां इनका एक तरह से टर्निंग पॉइंट है अपने करियर का, क्योंकि ये डेब्यू करने जा रहे हैं, तो यहां नंबर 3 की ये पारी इनको बहुत दूर तक लेकर जाएगी। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।